वेलकम है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आयत ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से आपके दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेन एग्जाम में। एक क्वेश्चन आपके आता है 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आपके आता है 2 नंबर का। तो स्टूडेंट्स, बहुत आसान चैप्टर है, आप इसमें आसानी से 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बेसिक ना पढ़ते हैं, सीधा डायरेक्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज में पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 के बारे में। तो 2.1 के अंदर जो हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं। हमारे पास जो पहला टॉपिक है, पहला टाइप का क्वेश्चन है, वो आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन विधि या प्रमेय द्वारा हमें फाइंड आउट करना होता है एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक यानी मैस है। हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा हमें एचसीएफ का मान निकालना होता है। या हम एचसीएफ और मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास होती है भाग विधि भी होती है, हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है। लेकिन हमारे पास जो 2.1 है उसके अंदर हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। तो इसके अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस में R यानी A बापू या A बेटा Q रो है। आप इसको शॉर्टकट में याद कर सकते हो, A बेटा Q रो है। तो हमारे पास यहाँ पर जो R होता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर यानी हिंदी में कहेंगे शेषफल। और हमारे पास जो Q होता है इसको हम बोलते हैं क्वोशंट, इसको हम कहेंगे भागफल। और B होता है भाजक, B को हम कहते हैं भाजक और A को हम कहते हैं भाज्य। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 50 में हमें भाग देना है 6 का। तो जब हम 6 का भाग 50 में देंगे तो हमारे पास 6 का भाग 50 में 8 बार जाएगा, 6 8 48 और हमारे पास बचेगा 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर यानी शेषफल। और हमारे पास जो 8 है इसको हम कहते हैं क्वोशंट यानी भागफल। और हमारे पास जो ये 50 है वो है भाज्य। भाज्य को हम इंग्लिश में कहेंगे डिवाइडेंड, मतलब जिसमें हम भाग दे रहे हैं, जिस संख्या में हम भाग देते हैं उस संख्या को हम कहते हैं भाज्य यानी डिवाइडेंड। और जिसका हम भाग देते हैं उस संख्या को हम कहते हैं भाजक यानी डिविजिबल, डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है कि जब भी हमें एचसीएफ निकालना हो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से तो हम यह वाला फॉर्मूला यूज करेंगे A बराबर BQ प्लस में R। जैसे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए 11 है तो 11 को हम यहाँ पर किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 11 इक्वल टू हम 2 का भाग देंगे 11 में 5 बार जाएगा और हमारे पास बचेगा शेषफल 1। तो हम यहाँ पर इस फॉर्म में इसको 11 को A बराबर में BQ प्लस में R की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो A का मान होता है वो B से बड़ा होता है। तो हम लिखेंगे जहां A ग्रेटर देन B यानी A का मान जो है वो B के मान से बड़ा है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है पहले इसमें इस विधि द्वारा यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें से हम आपको 2 क्वेश्चन करवा देते हैं और बाकी जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादातर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 81 एंड 237 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हमें यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा यानी प्रमेय द्वारा एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हम जिस विधि से हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस विधि का हमें नाम लिखना है। तो हम लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। तो हमें जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमें लिखना है A बराबर BQ प्लस में R। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो 237 जो है वो बड़ा है किससे, 81 से। तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे हम A की वो हमारे पास होगी, जो बड़ी वाली वैल्यू है वो लिखते हैं यहाँ पर 237 और इज इक्वल टू में B की वैल्यू हमारे पास होगी
81। अब हमें क्या करना है, 81 का भाग देना है 237 में। तो जब हम 81 का भाग देंगे 237 में तो हमारे पास भाग जाएगा दो बार यानी 162, और हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 75, यानी शेषफल हमारे पास आएगा 75। आप अलग से भाग देके देख लेना। 237 में हमें भाग देना है 81 का, तो हमारे पास आएगा दो बार 162 और हमारे पास बचेगा शेष 75। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमारे पास जो रिमाइंडर है, सॉरी हमारे पास जो b का मान है वो हमारे पास हो जाता है a का मान, और जो हमारे पास r का मान है वो हमारे पास हो जाता है b का मान। और यह काम कब तक करना है, जब तक आपका जो रिमाइंडर यानी शेषफल का मान 0 ना हो जाए तब तक हमें यह प्रक्रिया करते रहना है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसके अंदर भाजक है जो हमारा, इस भाजक को तो बनाना है हमें भाज्य, और हमारा जो शेषफल है उसको हमें बनाना है भाजक। ओके स्टूडेंट्स, यानी हम कह सकते हैं हमें जो b है हमारा, उस b को तो हमें बनाना है आगे a, और हमारा जो r है उसको हमें बनाना है b। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो b का मान है 81 उसको तो हम लिख देंगे a की जगह, और हमारे पास जो r का मान आया 75 उसको हम लिख देंगे b की जगह। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नया भाजक आया है वो आया 75, और हमारा जो भाज्य नया आया है वो है हमारा 81। तो हमें क्या करना है, 75 का भाग देना है 81 में। तो 75 का जब हम 81 में देंगे, या फिर हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं इस प्रक्रिया को, हम 81 यहाँ पर लिखेंगे। तो 75 का भाग हमारे पास 81 में जाएगा एक बार, तो हमारे पास जो शेष बचेगा वो बचेगा 6। तो हमारा जो भाग यानी डिवाइड किया है 75 का 81 में, वो गया हमारे पास एक बार, और हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 6। अब हमें वापस करना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर का मान 0 नहीं आया है। तो यह प्रक्रिया कब तक करनी है, जब तक हमारे पास r का मान यानी शेषफल का मान 0 ना आ जाए। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 75 यानी b को हमें बनाना है a और r को बनाना है हमें b। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 6। तो 6 का भाग जब हम 75 में देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 6 है। अब यहाँ पर जो 75 है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जिसमें हम भाग देंगे। तो 6 का भाग 75 में 12 बार जाएगा, 12 6 72, हमारे पास बचेगा 3। तो 12 का बार भाग जाएगा और हमारे पास शेष बचेगा 3। तो अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, जो 6 हमारा है भाजक उसको तो हमें बनाना है भाज्य, और हमारा जो रिमाइंडर शेष है उसको हमें बनाना है भाजक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। तो 3 का भाग हमें 6 में जाएगा 2 बार, और हमारा जो शेष बचेगा वो बचेगा 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है यानी शेषफल का मान आ रहा है वो आ रहा है 0। तो हमारे पास जो भी लास्ट में भाजक आएगा यानी जो भी हमारे पास b का मान आएगा, जो भी हमारे पास b का मान आएगा उस b के मान को हम कहेंगे वही हमारा आंसर होगा। यानी यहाँ पर हमारे पास जो HCF आएगा यानी HCF ऑफ 81 एंड 237 विल बी 3, यानी 81 और 237 का जो महत्तम समापवर्तक यानी HCF होगा वो हमारे पास क्या होगा 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती मत करना, यहाँ पर 2 मत कर देना। आपका आंसर जो भी आपके पास लास्ट में जब आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आपके पास जो भी लास्ट में b का मान होता है उस b के मान को ही हम क्या कहेंगे, हमारा जो आंसर होगा वही हमारा HCF होगा। तो इसी प्रकार आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन मैं घुमा देता हूं, और थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो हमारा जो एक्सरसाइज 2 पॉइंट पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो हमारे एग्जांपल नंबर 1 था, और हम अब बात कर रहे हैं 2.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें सेकंड वाले क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको जो करवा रहा हूं आज 210 और 55 का हमें निकालना है HCF। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, आपको पूरा लिखना है यानी विभाजन विधि द्वारा। तो a बराबर हमारा फॉर्मूला होगा bq प्लस में r। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 210 जो है वो 55 से क्या है, बड़ा है। तो a की जगह हम लिखेंगे 210 और b की जगह हम लिखेंगे 55। तो 55 का भाग जब हम 210 में देंगे तो हमारे पास जो भाग जाएगा वो जाएगा 3 बार। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं इस प्रक्रिया द्वारा भी, 210 में 55 का भाग जाएगा 3 बार 165। तो हमारे पास जो शेषफल बचेगा नहीं रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा हमारे पास 45। तो यहाँ पर हम r की जगह लिखेंगे 45। तो मैंने आपको बताया था b का मान आपका हो जाता है a का मान, तो आप a की जगह लिखेंगे 55, और जो आपका r का मान है वो हो जाता है आपके b का मान। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 45। तो 45 का भाग हमें देना है आपकी बार 55 में, मतलब पीछे वाला जो भाज्य है जिसका हम भाग दे रहे हैं उसका अब हमें भाग देना है। तो 45 का भाग 55 में एक बार जाएगा और हमारे पास बचेगा रिमाइंडर 10।
तो स्टूडेंट्स 45 का भाग 55 में एक बार और हमारे पास रिमाइंडर बच गया 10। अब हमें वापस क्या करना है, 45 तो हमारे पास आएगा यहाँ पर और 10 हमारे पास आएगा यहाँ पर। तो 10 का भाग 45 में जाता है 4 बार, 10 तो 40 और हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा यानी शेष पद वो बचेगा 5। अब हमें यहाँ पर 10 लिखना है, b को a और r को b बनाना है। तो 5 का भाग 10 में 2 बार और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमने इनका यूनिट डिवीजन एल्गोरिथम से निकाला है तो हमारे पास जो r का मान आ रहा है वो आ रहा है 0। तो यह प्रक्रिया यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो हमारे पास जो HCF आएगा 210 और 55 का वो आएगा हमारे पास। जो लास्ट में b का मान होगा वही हमारा HCF है, यानी यहाँ पर 5 होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे HCF ऑफ 210 एंड 55 विल बी 5, यानी 210 और 55 का जो महत्तम समापवर्तक होगा वो हमारे पास होगा 5। तो स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 420 और 130 का हमें निकालना है HCF। आप अभी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप जब भी यह एक्सरसाइज का रिवीजन करें तो आपको इन क्वेश्चनों के अंदर कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जांपल नंबर 3 है, 2.1 की एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 245 एंड 2053 सच दैट इट्स लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 व 2053 को इस प्रकार विभाजित करते हैं कि प्रत्येक स्थिति में आपके पास जो शेष बचेगा वो बचेगा 5। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। और आपके एक मिसलेनियस यानी विविध प्रश्न माला है, उसमें क्वेश्चन नंबर है 15। सेम क्वेश्चन है मिसलेनियस का विविध प्रश्न माला जो है आपके, उसमें क्वेश्चन नंबर 15 है। उसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द ग्रेटेस्ट की जगह आपको दिया हुआ है लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स। आपको 245 की जगह हमें दिया हुआ है 2053 एंड 2053 की जगह हमें दिया हुआ है 967 सच डेट इट लीव रिमाइंडर 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। मतलब हमें यहाँ पर 245 की जगह 2053 दिया हुआ है और 2053 की जगह हमें दिया हुआ है 967 और हमें इस क्वेश्चन के अंदर 5 दे रहा है रिमाइंडर। प्रत्येक स्थिति में 245 में भी 5 बच रहा है और 2053 में भी 5। लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें 2053 में से माइनस करना होगा 5 और 967 में से हमें माइनस करना होगा 7। तो वही वो क्वेश्चन में भी यहाँ पर करवा देता हूँ ताकि आपको दोबारा करवाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो स्टूडेंट्स क्या करना है इसके अंदर, आपको सबसे पहले हमें लिखना है गिवन यानी जो हमें दिया गया है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, दिए गए में हिंदी वाले क्या लिखेंगे 245 व 2053 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचता है 5 शेष बचता है। यानी हमें जो भी क्वेश्चन के अंदर जो लैंग्वेज दी हुई है उसी लैंग्वेज को हमें यहाँ पर सबसे पहले दिया गया में लिखना है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर which divides 245 and 2053 such that it leave remainder 5 in each case। मतलब आपके पास जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में से आपको यह बीच हटा देना है और ऐसा का ऐसा आपको लैंग्वेज लिख देनी है। यहाँ पर फाइंड भी हटा देना, बस ये 2 वर्ड आपको हटाने हैं, बाकी जो लैंग्वेज है आपकी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि हमारे पास 2 वैल्यू है, एक तो हमारे पास है 245 और एक हमारे पास है 2053। तो इसका हमें क्या निकालना है, वह लार्जेस्ट नंबर यानी वह बड़ी संख्या निकालनी है जिसमें हम भाग दें तो हमारी मतलब प्रत्येक स्थिति में हमारे पास क्या शेष बचे 5। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको लैंग्वेज लिखनी है, फिर 245 में से हमें माइनस करना है 5 और 2053 में से हमें माइनस करना है 5, क्योंकि हमें दोनों स्थिति में क्या क्या माइनस करना है 5 शेष बच रहा है। अगर यहाँ पर बोलता 5 और यहाँ पर बोलता 7 तो हम यहाँ पर 5 माइनस करते हैं और यहाँ पर हम करते हैं माइनस के 7। तो इसमें से हमारे पास बचेगा 240 और इसमें से हमारे पास बचेगा 2048। अब हमारे पास ये 2 नंबर आ चुके हैं जब हमने माइनस के 5 किए। अब हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर यानी लार्जेस्ट नंबर। तो हम यहाँ पर निकालेंगे HCF यानी महत्तम समापवर्तक। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाई, आपके लिए इजी रहेगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन विधि या प्रमेय द्वारा। तो हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला होगा a बराबर bq प्लस में r। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो 2048 है वो ग्रेटर देन यानी बड़ा है
240 से। तो यहाँ पर हम ए का मान रखेंगे 2048 और बी की जगह हम पुट करेंगे 240। तो जब हम 240 का डिवाइड देंगे, आप यहाँ पर करके देखा लेफ्ट साइड में, तो हमारे पास डिवाइड रहेगा 8 टाइम्स और हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 128। अब हमें क्या करना है, बी के मान को ए बनाना है। 240 बी की जगह बी का मान जो है वो ए का मान रखेंगे और आर का जो मान है 128 को हम रखेंगे बी की जगह। तो 128 का जब हम भाग देंगे 240 में तो हमारे पास जाएगा एक बार और हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 112। अब आगे हमें क्या करना है, 128 लिखना है ए की जगह और आर का मान रखना है बी की जगह यानी 112। तो 112 का भाग जाएगा 128 में एक बार, तो हमारे पास जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 16 यानी 16। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 112 और यहाँ पर हमें लिखना है 16। तो जब हम 16 का भाग देंगे 112 में तो हमारे पास पूरा पूरा भाग जाएगा 7 बार और हमारा जो रिमाइंडर बचेगा यानी शेषफल बचेगा वो बचेगा 0। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ तक ही क्वेश्चन करना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो रिमाइंडर का मान आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो हमारे पास जो भी लास्ट में बी का मान आएगा वही हमारा क्या होगा, HCF। तो हमारे पास जो HCF होगा वो होगा 16। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें जो भी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया हम लिखेंगे 16 are greatest number divides 245 and 2053 such that its new remainder 5 in each case। मतलब है बड़ी बड़ी संख्या क्या होगी 16। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 2.1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस है इस क्वेश्चन के। तो आपको यह क्वेश्चन करना ही करना है। यदि संख्या 408 तथा 1032 के मैथ यानी HCF को 1032x माइनस 408 गुना में 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो हमें निकालना है x का मान। यानी इफ HCF ऑफ नंबर 408 and 1032 can be expressed in the form of 1032x minus 408 into 5 then find the value of x। हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि दो संख्याएं दी हुई हैं, दो नंबर हमारे पास है, एक है 408, एक हमारे पास है 1032। इन दोनों का हमें निकालना है HCF। तो जो भी हमारे पास इन दोनों का HCF आएगा उनको हमें इक्वल करना है किसके, इस इक्वेशन के इक्वल करना है 1032x माइनस 408 into 5 के इक्वल करना है। तो हमें अगर इसके इक्वल HCF करना है तो सबसे पहले हमें इन दोनों संख्याओं का निकालना होगा HCF, तभी हम वैल्यू निकाल सकते हैं x की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे आंसर में बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमें HCF निकालना है तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि आपको इस मेथड से करना है, तो आप इन दोनों या तीन मेथड होते हैं, आप इन तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है A बराबर BQ प्लस में R। तो हमारे पास यहाँ पर 1032 जो है वो ग्रेटर देन है 408 से, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1032 और यहाँ पर हमारे पास आएगा 408। तो जब हम 408 का डिवाइड देंगे 1032 में तो हमारे पास आएगा 2 बार और हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 216। अब हमें क्या करना है, B को बनाना है A यानी 400 लिखते हैं A की जगह और R को बनाना है हमें B। तो R का जो मान 216 है वो हम लिखेंगे B की जगह, तो 216 है। तो 216 का जो भाग जाएगा वो जाएगा 408 के अंदर एक बार भाग जाएगा और हमारे पास जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 192 यानी 192। तो 216 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर आएगा 192 और 192 का डिवाइड इसमें 1 टाइम्स और हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 24। अब यहाँ पर आएगा 192 और यहाँ पर आएगा हमारे पास 24। तो इसका जब हम डिवाइड देंगे 24 का 192 में तो हमारे पास डिवाइड जाएगा 8 टाइम्स और हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो HCF आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है HCF is equal to 24। अगर हमें केवल इतना ही क्वेश्चन होता है HCF निकालने के लिए तो हम यहाँ पर कर देते हैं, लेकिन हमें एक इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन को हमें HCF पे करना है इक्वल। तो 1032x माइनस 408 into 5 को हमें करना है इक्वल करना है HCF के। तो 1032x माइनस जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2040 और HCF की वैल्यू हमारे पास है 24। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर वैल्यू ऑफ x निकालनी है, तो x के अलावा जो भी वैल्यू है उसको हमें राइट साइड में ट्रांसफर करना है। तो माइनस की 240 जो है 2040 उसको इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास जब प्लस करेंगे
माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो 2040 में जब हम 24 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2064 और इधर हमारे पास बचेगा 1032x। तो 1032x का 1032 का जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो हमारे पास जो x का मान आएगा वो आएगा 2। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना है आपको यह क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो यही है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस एक्सरसाइज का 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ये अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स इनको करने के मतलब इनको करते नहीं है, इन क्वेश्चनों को इनकी प्रैक्टिस नहीं करते, वो सोचते हैं कि यह क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, वो केवल एलसीएम एचसीएफ हुए या फिर जो अपरिमेय संख्या वाले क्वेश्चन है वो करके चले जाते हैं, या फिर विविध प्रश्नमाला में जो दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ वाली क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को भी आपको करना है। आपको जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यह करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें क्या है कि हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक, हमें क्या दिया गया है विषम पूर्णांक दिया हुआ है, धनात्मक पूर्णांक, इसका हमें क्या करना है वर्ग करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसके रूप में आना चाहिए 8q प्लस में 1 के, जहां पर हमारे पास जो q है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। शो डेट द स्क्वायर ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर, यानी हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हमें क्या करना है ऑड इंटीजर का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, वह किसकी फॉर्म में आना चाहिए 8q प्लस में 1 की फॉर्म में आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इजी क्वेश्चन है। तो हमें क्या है सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमें क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है ऑड नंबर हमारे पास है, ऑड को हम बोलते हैं हिंदी में विषम। हमें क्या करना है ऑड नंबर यानी विषम संख्या का हमें करना है स्क्वायर, और इनका जो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो इस रूप में आना चाहिए 8q प्लस में 1 के रूप में आना चाहिए। तो ऑड नंबर आप सब जानते हैं, विषम संख्या आप सब जानते हैं जिसमें हम 2 का भाग नहीं दे सकते, मतलब जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो उसको हम कहते हैं ऑड नंबर यानी विषम नंबर। जैसे कि हमारे पास a बराबर है 17 है, अगर हम इस 17 को इस रूप में लिखना चाहे यानी a बराबर bq प्लस में r के रूप में लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे, a की जगह हम लिखेंगे 17 और b का भाग मतलब हम 2 का भाग जब हम दे 17 में तो हमारे पास आता है 8 बार और हमारा जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है 1। अगर हमारे पास a की जगह हो हमारे पास जैसे कि 19 तो हम क्या लिखेंगे 19 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 प्लस में 9 दूनी 18 प्लस में 1 इज इक्वल टू हमारे पास होता है 19। इसी प्रकार से 21 हो तो हम कैसे लिखेंगे 21 बराबर 2 गुणा में 10 प्लस में 1। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो यहाँ पर 1 है वो सब में कॉमन आ रहा है, मतलब जब भी हम ऑड नंबर लेंगे चाहे 17, 21, 23, 27 कुछ भी हो हमारे पास ऑड नंबर होना चाहिए, तो उसमें हमारे पास जो रिमाइंडर का मान बचेगा चाहे आप 2 की जगह 4 का भाग दोगे यहाँ पर तो 4 का भाग 16 में 4 का भाग 17 में 4 का भाग दोगे तो 4 चौक 16 प्लस में 1, तो यहाँ पर भी हमारे पास हर कंडीशन के अंदर क्या बच रहा है एक रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 1 है वो भी सेम है, यहाँ पर जो 2 आ रहा है वो भी हमारे पास क्या है सेम है, बस हमारे पास जो q का मान है वो हमारे पास क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, b का मान और r का मान हर स्थिति में हमारे पास सेम आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि इस रूप में आंसर लाना है कि जिसमें हमारे पास 1 तो आ जाए रिमाइंडर और यहाँ पर हमारे पास जो b का मान आए वो आए 8। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रफ है, हम इसको करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, तो हम लिखेंगे सबसे पहले लेट्स यानी माना कि हम क्या मानेंगे इसके अंदर, हम मानेंगे कि ऑड नंबर जो है हमारा वो है 2m प्लस में 1। तो यहाँ पर आप m की जगह कुछ भी मान सकते हो, n भी मान सकते हो, q भी मान सकते हो, लेकिन हमें क्या है क्वेश्चन के अंदर q में कन्वर्ट करना है इसलिए हम यहाँ पर q नहीं मान सकते, आप यहाँ पर m x y कुछ भी मान सकते हो। तो अब हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है इस ऑड नंबर का हमें करना है स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे ऑड का स्क्वायर करेंगे यानी हमारे पास जो ऑड नंबर है वो है 2m प्लस में 1 का हमें करना है स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी यानी सूत्र लग रहा है a प्लस में b का स्क्वायर, तो a प्लस में b का स्क्वायर होता है हमारे पास पहली संख्या का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस में दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर a की जगह है 2m और b की जगह हमारे पास है 1। तो जब हम इसमें सूत्र लगाएंगे तो पहली संख्या हमारे पास है 2m इसका स्क्वायर प्लस में दूसरी संख्या 2 गुणा में पहली संख्या 2m गुणा में दूसरी संख्या हमारे पास है 1 प्लस में दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 और m का स्क्वायर होता है हमारे पास m स्क्वायर।
प्लस में 2 को 2 से गुना किया 4m और प्लस में 1 का स्क्वायर हमारे पास है 1। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो 1 आ रहा है यहाँ पर वो यहाँ पर आ चुका है। तो अब हमारे पास यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 इसमें भी है और 4 हमारे पास इसमें भी है, तो 4 हमने यहाँ पर ले लिया कॉमन। तो m की पावर 2 यहाँ पर है और m की पावर 1 यहाँ पर है, तो हमारे पास m की पावर 1 आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा केवल m और यहाँ पर हमने 4m पूरा का पूरा ले लिया कॉमन, तो हमारे पास बचेगा केवल 1 और प्लस में 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास 4 आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 8। तो हमें 4 को बनाना है 8, तो 4 को 8 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई यानी 2 से गुना करना होगा। तो हम ये क्या करें और इस पूरे m इंटू m प्लस 1 की जगह हमें लाना है q, यानी हमारे पास जो m कोष्टक m प्लस 1 है इसकी जगह हमें लाना है q। तो हम क्या करेंगे 4m m प्लस में 1 जो है m इंटू m प्लस 1 जो है उसकी जगह हम लिख देंगे 2q। यह हम मान लेंगे माना नेक्स्ट जो हमारे पास m कोष्टक m प्लस 1 है उसकी जगह हम मानेंगे 2q। तो 1 हमारे पास आ रहा है यहाँ पर और हमें 4 तो रखना ही है क्योंकि 4 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। हमें केवल और केवल जो m कोष्टक m प्लस 1 है इसकी जगह हमें मानना है 2q। तो यहाँ पर 4 गुणा में इसकी जगह हम रखेंगे 2q प्लस में 1, तो हमारे पास 4 गुनी 8q प्लस में 1 आ रहा है। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो आपको यहाँ पर लैंग्वेज लिखनी है गुणा करें, तो जब भी हम दो लगातार संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमारे पास एक सम संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास m है और कोष्टक में m प्लस 1 है, यानी हमारे पास m का मान है 2, कोष्टक में 2 प्लस 1, यानी 2 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 7 कोष्टक 7 प्लस 1 है तो 7 m का मान है तो 7 इंटू 8 क्या आएगा हमारे पास 56। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम दो लगातार संख्याएं हमारे पास, उन लगातार संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी वह हमारे पास एक सम संख्या होगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लगातार दो संख्याओं को गुणा करने पर एक सम संख्या प्राप्त होगी। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आज यह हमारी जो 2.1 की जो एक्सरसाइज है उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 2.2 की एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2.2 की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और उनकी जो सत्यता की जो जांच है, उनका जो वेरीफाई करने का जो तरीका है वो हम किस प्रकार करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एलसीएम और एचसीएफ के बीच में जो रिलेशन होता है यानी जो संबंध होता है उसको हम कैसे पढ़ते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मैसर गुणा में लैसर, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पर हम दो संख्याओं का गुणनफल की जगह में ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो हमारे पास कुल इसमें चार चीजें हैं, 1 2 3 और 4। इन चारों में से आपको क्या होता है कि 3 मान दिए हुए होते हैं और चौथा मान आपसे पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास ये सूत्र है, इसके अंदर आपके पास एक क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेज है और आपके जो विविध प्रश्न माला है मिसलिनियस से उसमें कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन इस सूत्र के ऊपर यानी इस फॉर्मूले के आधारित पे है। तो आपको इस फॉर्मूले को याद करना है और एकदम इजी है। आपको इन चारों में से कोई भी 3 मान देगा और चौथा मान आपसे पूछा जाएगा। तो जो भी मान पूछा जाए आपसे उसके साथ वाली जो वैल्यू है उसको हमें भेजना होता है डिवाइड में, यानी हमें अगर एलसीएम पूछा जाए तो जो एचसीएफ का जो मान है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के डिवाइड में जाएगा। अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालना हो तो एलसीएम इंटू में एचसीएफ निकालना होगा। यदि हमें फर्स्ट नंबर निकालना हो तो सेकंड नंबर हमारे एलसीएम इंटू एचसीएफ के डिवाइड में जाना है। यह आप फॉर्मूला लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो इस एक्सरसाइज का जो पहला टाइप का क्वेश्चन है वो है फाइंड करना है हमें एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है और हमें वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। हमें एचसीएफ और एलसीएम का मान ज्ञात करना है और जांच करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम गुणा में एचसीएफ के इक्वल है या नहीं है। तो हमने दो क्वेश्चन लिए यहाँ पर, एक तो एग्जांपल नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट है आपके
510 एंड 92। और आपके इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर जो सेकंड पॉइंट है वो आपके पास है 336 और 54। तो मैं आपको यह दो क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो या तो हम एक साथ निकाल सकते हैं, इनके निकालने के दो तरीके स्टूडेंट्स। या तो आप जो दो संख्याएं दी हुई हो या तीन संख्याएं दी हुई हो, उन दोनों या तीनों संख्याओं को आप या तो एक साथ निकाल सकते हो, या फिर आप इनके अलग अलग जो फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, उनकी सहायता से भी हम निकाल सकते हैं। तो आपको जो भी इजी मेथड लगे आप उस इजी मेथड से कर सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ एक साथ निकालने का, दूसरा करवाते हैं हम अलग अलग कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास जैसे 510 और 92 है, इसमें हमें निकालना है एलसीएम। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एलसीएम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमारे पास जो लास्ट डिजिट आ रही है 0, इसमें आ रहा है 2, तो हमारे पास 2 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा। तो 2 का डिवाइड यानी हमें फैक्टर करने हैं, सीधी सी बात है, हमें टुकड़े करने हैं। तो जब हम इसका टुकड़े करेंगे तो हमारे पास आएगा 255 और 92 में देंगे तो हमारे पास आएगा 46। वापिस 2 का भाग देखो स्टूडेंट्स, 255 में तो नहीं जाता है क्योंकि लास्ट में हमारे पास विषम संख्या आ रही है। तो जब भी विषम संख्या आती है लास्ट में तो 2 का भाग, 4 का भाग, 6 का भाग, 8 का भाग कभी भी नहीं जाएगा, उसमें केवल और केवल विषम संख्याओं का ही भाग जाता है। तो 46 में हमारे पास आता है 23 बार। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी विषम संख्या है और यहाँ पर भी हमारे पास विषम संख्या है। अब हम देंगे भाग 3 का, तो 3 का भाग इसमें जाएगा 3 8 24, 3 5 15, यहाँ पर जाएगा 23 बार। अब 3 का भाग भी नहीं जाएगा, अब हम देंगे 5 का भाग, तो 5 का भाग 85 में जाता है 17 बार और 23 में जाता नहीं है। तो अब हम देंगे 17 का भाग, 17 में 17 का भाग एक बार और 23 में नहीं जाता है, फिर हम देंगे 23 का भाग। तो यह हमारे पास आ चुका है एलसीएम। यानी एलसीएम क्या है, हमारे पास 2 की पावर 2, यानी 2 कितने बार है, 2 बार है, गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17 और गुणा में 23। यानी 2 की पावर जो 2 होता है उसका मान हमारे पास 4 होता है। आप सब इन सबको अगर गुणा करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 23,460। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी एलसीएम का मान आया अभी तक हमारे पास। अगर हमें निकालना हो एचसीएफ, तो एचसीएफ का मतलब होता है मैं से यानी मत लो सभी को, और लेस का मतलब होता है ले लो सभी को, यानी लपेट लो सभी को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास 2 का भाग आ रहा है 510 में, तो एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स कि तो एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब जैसे कि हमने लिया था 2 का भाग, अगर हमारे पास यहाँ पर एक संख्या में जा रहा था दूसरी संख्या में नहीं जा रहा था तो भी हम 2 का भाग दे रहे थे। अगर हमारे पास 2 संख्या हो, 3 संख्या है या 4 संख्या है, उन दोनों या तीनों संख्याओं में से यदि एक संख्या में भी 2 का भाग जाता है तो हम 2 का भाग देते हैं। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारे पास 3 का भाग जा रहा था, 23 में नहीं जा रहा था, फिर भी हम दे रहे थे। और एचसीएफ में क्या होता है कि हमारे पास अगर 2 संख्याएं हैं तो उन दोनों संख्याओं में यदि 2 का जा रहा है तो 2 का देंगे, 3 का भाग जा रहा है तो हम 3 का ही भाग देंगे, यानी 5 का जा रहा है तो 5 का भाग देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे 510 और 92 है, इनका हमें निकालना है एचसीएफ। तो 2 का भाग जाएगा इसमें 255 बार और इसमें जाएगा 46 बार। तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास एक ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग हमारे पास 255 में भी जाता हो कॉमन और 46 में, मतलब ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं है जिसका इन दोनों में संख्याओं में भाग जाता है। तो हमारे पास जो एचसीएफ आएगा वो आएगा ओनली 2। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है हम उसको अलग तरीके से करके देखते हैं। अगर वो समझ में आता है तो आप उस तरीके से कर लो, अगर आपको यह समझ में आता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आपके नंबर नहीं कटेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 336 एंड 54। तो इसको अलग अलग निकालेंगे कैसे, 336 का अलग निकालेंगे फैक्टर और 54 के अलग अलग फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, तो स्टूडेंट्स हमेशा जो डिवाइड जाता है वो हमेशा प्राइम, जो हमारे जो प्राइम नंबर होते हैं यानी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, मतलब जिसमें खुद की संख्या का ही भाग जाता है उन्हीं संख्याओं का हम भाग देंगे, उनके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सम संख्या आ रही है, तो जब भी सम संख्या आए लास्ट में तो हमेशा सम संख्या का ही भाग जाएगा, यानी 2 का भाग जाएगा पक्का उसके अंदर। तो यहाँ पर हम 2 का भाग देंगे तो 168 बार, वापिस 8 आ रहे हैं तो 2 का भाग, 84 बार वापिस 4 आ रही है सम संख्या, 42 वापिस सम संख्या तो 2 का भाग 21। अब देखो यहाँ पर 1 आ रहा है यानी विषम संख्या आ गई, तो हमारे पास यहाँ पर 2 का भाग तो नहीं जाएगा। अब हम ट्राई करेंगे 3 के भाग की, तो 3 का भाग आता है इसमें 7 बार, फिर 7 का भाग देंगे 1 बार। तो हमारे पास जो 336 के जो फैक्टर आए वो आए 4 बार, तो हमारे पास है 2, यानी 2 की पावर तो 4 हो गई, इंटू में 3 इंटू में 7। अब हमारे पास है 54, यानी यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर यानी सम संख्या, 2 का भाग जाएगा 27 बार,
फिर हमारे पास आ रही विषम संख्या यानी ओड नंबर, तो 3 का भाग 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार और फिर 3 का भाग 1 बार। तो हमारे पास जो 54 के जो फैक्टर आए पूरे आए वो हमारे पास आए 2 गुणा में 3 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो कैसे निकालेंगे, आपके लिए बेस्ट ये रहेगा ताकि आपको आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप इस तरीके से कर लेना। तो यहाँ पर हमारे पास जो एलसीएम निकाल रहे हैं पहले, तो एलसीएम का मतलब होता है ले लो सभी को, यानी लपेट लो सभी को। तो जो हमारी जो मैक्सिमम पावर होती है उस मैक्सिमम पावर को हम लेते हैं, जो बड़ी पावर होती है, बड़ी घात में जो संख्या होती है उस घात को हम एलसीएम में लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास जो कम पावर वाली संख्या होती है उसको हम हमेशा एचसीएफ में लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं 2 इसमें भी आ रहा है और 2 नीचे वाली संख्या में भी आ रहा है। तो लेकिन जो पावर ज्यादा बड़ी किसमें आ रही है, ऊपर वाली संख्या में आ रही है। कितनी आ रही, 2 की पावर 4। तो हम ऊपर लेंगे 2 की पावर 4। अब देख सकते हैं यहाँ पर 3 यहाँ पर भी है और 3 की पावर 3 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बड़ी पावर है वो है नीचे वाली संख्या में, तो हम लेंगे 3 की पावर 3। अब यहाँ पर हम देखेंगे 7। अब 7 ऊपर तो है लेकिन नीचे नहीं है, फिर भी हमें लपेटना है। मैंने क्या बताया, लेसन मतलब लपेटना है सभी को। अब 7 ऊपर आ रहा है नीचे नहीं आ रहा, फिर भी हमें लेना है। तो हमें इनको क्या करना होगा, गुणा। 2 की पावर 4 का मान 16, 2 की और 3 की पावर 3 का मान होता है 27 गुणा में 7। आप इन तीनों संख्याओं को कर लेना गुणा, तो आपके पास जो एलसीएम का मान है वो आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो स्टूडेंट्स एचसीएफ में क्या होता है, मत लो सभी को, मतलब कि जो संख्या ऊपर आ रही है वही संख्या नीचे आनी ही चाहिए, तभी हम उस संख्या को लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। अब जैसे यहाँ पर 2 आ रहा है, नीचे भी हमारे पास 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पर 2 ले सकते हैं, लेकिन कौन सी वाली संख्या को, जो कम पावर वाली मिनिमम पावर वाली संख्या है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 1 है, यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 4 है, तो हम यहाँ पर लेंगे 2 की पावर 1 को। अब 3 यहाँ पर भी हमारे पास है और 3 यहाँ पर भी हमारे पास है, दोनों में है, तो हम लेंगे। तो यहाँ पर पावर कौन सी कम है, ऊपर वाली में 3 की पावर 1। तो यहाँ पर 7 है लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। और अगर एलसीएम निकालना होता है तो हम लेते हैं, और एचसीएफ निकालना हो तो दोनों संख्याओं में ही आना चाहिए, तभी हम एचसीएफ में संख्या लेंगे। तो हमारे पास जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 6। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर बताना भूल गया था कि हमें आगे भी निकालना था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। हमें अपने जो आंसर है उसका वेरीफाई करना था। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी है, 510 और 92। अब जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ। तो फिर हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड लेनी है एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो हमारे पास जो एलसीएम आया है 23,460, इसको हमें गुणा करना है एचसीएफ के मान से 2 से। तो जो यहाँ पर गुणा आएगा वही गुणा यहाँ पर आना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फिर उसके बाद में कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। यानी जब हम इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम जब एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मान आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए, तभी हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। अदरवाइज हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग होगा। हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 5th क्वेश्चन। पहले हमने निकाला था 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, अब हम निकालेंगे 3 संख्याओं का कैसे निकाला जाता है एलसीएम और एचसीएफ। आप अलग अलग निकाल दो, 40, 36, 126। तो 2 का भाग 40 में 20 बार, 2 का भाग 20 में 10 बार, फिर 5 बार और फिर 5 का भाग 1 बार, 2 का भाग 36 में 18 बार, फिर 9 बार, फिर 3 का भाग 9 में 3 बार और फिर 1 बार। इसी प्रकार 2 का भाग 63 बार, फिर 3 का भाग 21, फिर 3 का भाग 7 और फिर 7 का भाग 1। तो हमारे पास जो फैक्टर आए वो आए हैं 2 की पावर 3 गुणा में 5, ये तो आया 40 का, और 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2, यह है हमारे पास 36 में। आपको यहाँ पर लिखना है 36 के फैक्टर तो ये है, 40 के फैक्टर ये है, और 126 के जो फैक्टर है वो हमारे पास आए 2 गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 7। तो स्टूडेंट्स तरीका वही है जो हमने अभी 2 संख्याओं वाले में किया था, तो वही हमें 3 संख्याओं वाले में करना है कि 2 यहाँ पर भी आ रहा है हमारे पास, 2 यहाँ पर भी आ रहा है और 2 यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन जो सबसे मैक्सिमम पावर आ रही है वो हमारे पास है 3। तो एलसीएम के अंदर एक तो हम लेंगे 2 की पावर 3, तो 5 इसमें आ रहा है, लेकिन और फिर हम देखते हैं 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी, लेकिन ऊपर वाली में नहीं है, फिर भी हमें लेना है। तो पावर सेम आ रही, तो 3 की पावर 2, फिर हम लेंगे 5 और फिर हम लेंगे 7, इन सबको कर लेंगे गुणा, तो हमारे पास एलसीएम का मान आ जाएगा। फिर हम लेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन जो कम पावर वाली संख्या मिनिमम पावर वाली संख्या है वो हमारे पास नीचे वाली में। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा केवल 2।
तो 5 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है तो 5 नहीं लेंगे। 3 इन दोनों में है लेकिन ऊपर वाली संख्या में है, नहीं लेंगे। तीनों में आना चाहिए तभी हम लेंगे। और 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हमारे पास जो HCF आएगा वो आएगा केवल 2। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट 2.2 के जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है 4 और 5, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो हम पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है, एक ग्राउंड है, एक मैदान है। इस मैदान के यहाँ पर एक रमन नाम का लड़का है जिसने एक पूरा चक्कर काटा। तो जब इसने एक पूरा चक्कर काटा तो उसने जो समय लगा उसको लगा 18 मिनट। और अनुप्रिया ने जब यहाँ से चक्कर स्टार्ट किया तो उसको टाइम लगा 12 मिनट। तो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि दोनों ने एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बताइए कि वह दोनों पुनः कौन सी स्थिति पे, यानी प्रारंभिक जो उनका टाइम होगा जब दोबारा मिलेंगे वो तो कौन कितने टाइम बाद में मिलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि ये ग्राउंड है, एक मैदान है, यहाँ पर इसने स्टार्ट किया रमन ने चलना, तो उसको 18 मिनट लग रही है और अनुप्रिया को लग रही है 12 मिनट। तो वो एक ही दिशा में चल रहे हैं और एक ही बिंदु से उन्होंने चलना स्टार्ट किया, एक ही पॉइंट से। तो हमें क्या पूछा जा रहा है कि दोबारा वह कितने समय बाद में मिलेंगे। अब जैसे कि रमन ने स्टार्ट किया, 18 मिनट लग रही है, तो रमन यहाँ तक पहुंचा है, तो अनुप्रिया यहाँ तक पहुंचा है, क्योंकि अनुप्रिया 12 मिनट ले रही है। उसकी स्पीड जो है चलने की, मतलब दौड़ने की जो स्पीड है वो उसकी ज्यादा है। तो दोबारा कौन से प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद में वह मिलेंगे, वह हमें निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज जो हमें दी हुई है वो लिख देंगे रमन टेक। क्वेश्चन नंबर 4 है रमन टेक टाइम फॉर टू कंप्लीट 1 राउंड फॉर सर्कुलर पाथ। यहाँ पर ये लैंग्वेज लिख देंगे, उसको टाइम लग रहा है 18 मिनट। और फिर हम लिखेंगे अनुप्रिया को टाइम लग रहा है 12 मिनट का। तो अगर हमें क्या निकालना है, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो हम लिखेंगे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमें इसके अंदर निकालना होगा एलसीएम का मान। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दे मीट, इंग्लिश में लिख देना जो भी क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज पूछी गई है, जैसे दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर दोबारा कब मिलेंगे, कितने समय बाद में मिलेंगे। हमें इनका निकालना है एलसीएम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एलसीएम निकालना है 18 और 12 का। आप आसानी से निकाल सकते हो 18 12 का एलसीएम। तो 2 का भाग 18 में 9 बार, 12 में 6 बार, फिर 2 का भाग 9 में नहीं जाता है, 6 में 3 बार, फिर 3 का भाग 9 में 3 बार और 3 में 1 बार, फिर 3 का भाग। तो यहाँ पर हमारे पास आया 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मान 4 और 3 की पावर 2 का मान होता है 9। तो 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36 मिनट। तो हम क्या लिखेंगे, 36 मिनट बाद रमन व अनुप्रिया पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। पहले क्वेश्चन के अंदर जो लैंग्वेज दी वो लिखनी है, उसके बाद में हमें निकालना है इन दोनों का एलसीएम। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कह रहा है कि एक सेमिनार है, उस सेमिनार के अंदर कुछ विद्यार्थियों ने यानी प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें जो हिंदी की जो पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स है, तो हम हिंदी के जो स्टूडेंट्स हमारे पास है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी। तो हमारे पास जो हिंदी के अंदर है वो है 60 स्टूडेंट्स। और फिर हमें दिया हुआ इंग्लिश के अंदर यानी अंग्रेजी के अंदर हमें दिए हुए 84 और हमें मैथमेटिक्स यानी गणित के अंदर हमें दिए हुए 108। अब ये कह रहा है कि मतलब हमें एक मतलब बराबर बराबर कमरों के अंदर बराबर स्टूडेंट्स को बिठाना है। अब हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि सेम वर्ग के सेम सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं सेम विषय के, उन्हें हमें बराबर बराबर बिठाने हैं। जैसे कि मान के चलो हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं और हमें बिठाने हैं 5 कमरे के अंदर, वो भी बराबर बराबर स्टूडेंट्स। तो हम कितने कितने स्टूडेंट्स बिठाएंगे, 100 में 5 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 20, मतलब हम प्रत्येक कमरे में 20-20 स्टूडेंट्स बिठा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स तो है, स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना आ रहा है टोटल स्टूडेंट्स का, जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास 252 टोटल स्टूडेंट्स है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें कितने स्टूडेंट्स बिठाने हैं प्रत्येक रूम में।
अगर हमें यह पता चल जाए कि हमें 15 स्टूडेंट्स बिठाने हैं या 20 स्टूडेंट्स बिठाने हैं या 12 स्टूडेंट्स बिठाने हैं, अगर वो पता चल जाए तो हमें जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है न्यूनतम कमरों की संख्या, मतलब हमें कितने कमरों के अंदर बिठाने की आवश्यकता होगी स्टूडेंट्स को, कमरों की आवश्यकता या संख्या, यानी लिस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम, यह हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 60, 84 और 108 यानी न्यूनतम कमरों की आवश्यकता निकालनी हो तो सबसे पहले हमें निकालना होगा इनका HCF। तो हम जब इनका HCF निकालेंगे तो 2 का डिवाइड 30, 42, 54, फिर वापस 2 का डिवाइड 15, 21 और 27। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें HCF निकालना है तो 2 का डिवाइड तो नहीं जाएगा, 3 का डिवाइड इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है, तो हम 3 का डिवाइड देंगे 5, 7, 9। अब हमारे पास ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं जिसका हम इन तीनों में भाग दे सके, तो हमारे पास जो HCF आएगा वो आएगा 2 2 4 4 3 12। तो हमें क्या करना होगा, अब हम लिखेंगे न्यूनतम कमरों की संख्या इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स या टोटल पार्टिसिपेंट अपॉन में HCF। तो टोटल पार्टिसिपेंट हमारे पास है 252 और हमारे पास HCF का मान है 12, तो जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 21, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स 2.1 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हम बात करते हैं पहले 2.4 की, उसके बाद में हम करेंगे 2.3 की। तो स्टूडेंट 2.4 की एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन है, लेकिन उनमें से जो स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे। उनमें से आपके केवल 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर और बहुत बार पूछा जा भी चुके हैं क्वेश्चन। तो उसके अंदर हमारे पास 2 टॉपिक है, एक तो है शांत आवर्ती, एक है हमारे पास अशांत आवर्ती यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो स्टूडेंट्स हम पहले यह पढ़ लेते हैं शांत और अशांत यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते क्या है, उसके बाद में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमारे पास कोई भी होती है एस बटा हर यानी न्यूमरेटर बटे अपॉन में डिनोमिनेटर, यदि हमारे पास हर में यानी डिनोमिनेटर में इस फॉर्म के अंदर कोई भी आ जाए वैल्यू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी 2 की पावर m का मतलब होता है घात, कुछ भी हो सकती है हमारे पास, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 कितनी भी पावर हो सकती है। इसी प्रकार m के ऊपर यानी 5 के ऊपर भी पावर कितनी भी हो सकती है, 1 से लेकर अनंत तक हो सकती है पावर। तो अगर हमारे पास जैसे कि हर के अंदर 2 की पावर आ जाए, आपको यह अच्छी तरीके से पढ़ना जो मैं बता रहा हूँ, 2 की पावर आ जाए या 5 की पावर आ जाए या 2 व 5 दोनों की पावर आ जाए एक साथ, दोनों की पावर एक साथ आ जाए, तब तो हमारे पास जो आवृत्ति होगी वो होगी शांत यानी टर्मिनेटिंग होगी। अदरवाइज यानी 2 के अलावा या 5 के अलावा जो भी संख्या आ जाए, जैसे 7, 3, 9, 11, 13 कुछ भी आ जाए 2 और 5 के अलावा, तो वह आवर्ती हमारी होगी अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग। या फिर हम कह सकते हैं जैसे हमारे पास 2 भी आ जाए और इसके साथ साथ में 7 आ जाए, तो हम इसको मानेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी शांत की केवल और केवल कंडीशन यही है, या तो केवल 2 आए या 5 आए या 2 व 5 दोनों आ जाए। यदि इन दोनों के साथ में कोई और संख्या आ जाए, 7, 7 है, 9 है, 11 है, 13 अगर ये आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग। या फिर केवल अगर हमारे पास 7 आ जाए या 11 आ जाए या फिर 9 आ जाए तो भी हमारे पास क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। केवल और केवल टर्मिनेटिंग 2, 5 या 2 अकेली भी आ सकती है या फिर अकेला 5 भी आ सकता है, तो हमारे पास होगी टर्मिनेटिंग। आपको ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें वह बता रहे बिना लंबी प्रक्रिया किए बिना यानी विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको बताना है कि यह शांत है या अशांत। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 15 अपॉन में 1600, सेकंड हमारे पास है 13 अपॉन में 3125, थर्ड पॉइंट हमारे पास है 23 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, और फोर्थ हमारे पास है 7 अपॉन में 6, और फिफ्थ हमारे पास है 129 अपॉन में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 इंटू में 7 की पावर 5, और बाकी क्वेश्चंस भी है वो आपको कर लेने हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास जैसे क्वेश्चन है 15 अपॉन में 1600, तो हमें यह देखना है कि हर में क्या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म है यानी रूप है या नहीं है। अगर ऐसा रूप है यानी ऐसी फॉर्म है तो हमारे पास टर्मिनेटिंग यानी शांत होगी, अदरवाइज अशांत होगी।
तो कैसे चेक करेंगे? 1600 के हमें करने हैं टुकड़े, आपको लेफ्ट साइड में करना है। यह काम आपको फेयर में नहीं करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर बोलेगा विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी बिना लंबी प्रक्रिया किए बिना। तो हमें क्या करना है? 1600 के करने हैं पहले फैक्टर। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, इस प्रकार से आएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 5। तो स्टूडेंट्स पावर के ऊपर मत जाना, अगर पावर 7 आ जाए तो आप सोचोगे कि यह शांत हो गया। पावर कितनी भी हो सकती है, 1 से लेकर अनंत तक कितनी भी पावर हो सकती है, लेकिन हमारे पास जो आधार है बेस है वो या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यह 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n का रूप है, यानी यह किसके फॉर्म में है? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है। तो हम लिखते हैं यह एक शांत है, यानी टर्मिनेटिंग है। ओके, इसी प्रकार इसके अंदर करना है, यह भी टर्मिनेटिंग होगी। जब इसके आप फैक्टर करोगे तो आपके पास आएगा 13/5 की पावर 5, 3125 की जब आप फैक्टर करोगे तो हमारे पास आएगा 5 की पावर 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर केवल 5 की पावर 5 है। अगर हम यहाँ पर ये लिखना चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 आ जाए तो उसका मान हमेशा हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। तो हमें अब इसमें क्या है कि हमारे पास यह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यह शांत है। तो क्या लिखेंगे? 13 अपॉन में 3125 इज ए टर्मिनेटिंग। इसी प्रकार ये वाले देखो हमारे पास सीधा सीधा दिया हुआ है फैक्टर किए हुए 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो यह भी हमारे पास 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप है। तो यह भी हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग है। अब इसके अंदर देखो स्टूडेंट 7 अपॉन में 6, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टर करके 2 इंटू 3। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। अगर केवल 2 होता तो हम यहाँ पर लिख देते टर्मिनेटिंग, यानी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप बता देते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में साथ में आ रही 3, तो यह हमारे पास क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अशांत आवर्ती। इसी प्रकार इसके अंदर भी देख सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 7 की पावर 5। तो स्टूडेंट 7 की पावर 5 आ रहा है, साथ साथ में 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 है। अगर हमारे पास 7 की पावर 5 नहीं आता तो हम लिख देते हैं यहाँ पर टर्मिनेटिंग। लेकिन 7 की जो 5 है वो हमारे पास हो गए नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अशांत आवर्ती। तो आपको जो क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो आपको इस प्रकार करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 15 अपॉन में ये जो भी आपके पास हर में जो वैल्यू आ रही, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही उसका हम अलग से रफली साइड में हम करेंगे फैक्टर। फिर हम ये फैक्टर करके लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे यह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप है। अतः 15/16 एक शांत है, यानी टर्मिनेटिंग है। आपको यह लिखना है। इसी प्रकार इन क्वेश्चनों के अंदर भी आपको करना है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें बोल रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एंड फाइंड आउट एंड शो डेट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हमें उसके अंदर दशमलव प्रसार बताना है और साथ साथ में यह बताना है कि वह शांत है या अशांत। तो स्टूडेंट शांत होगी तभी हम उसको दशमलव प्रसार में चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम अशांत को कभी भी दशमलव प्रसार में चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 13/125, क्वेश्चन नंबर सेकंड 14,588 अपॉन में 625, 49 अपॉन में 500। एक तो ये है क्वेश्चन। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो हमें बताना है कि यह शांत है या अशांत। अगर शांत है तो इसे हमें करना है चेंज डेसिमल एक्सपेंशन में। तो हमें क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट दिया हुआ है कि इसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है तो यह शांत होगी ही। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले 13/125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो यह हमारा क्या हो गया? इसके साथ में हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान 1 होता है। और अगर हम 1 को 125 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 125। हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम यह चीज लिख सकें, यह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप है। या फिर अगर हमारे पास 2 की पावर 3 आता है केवल, तो हम यहाँ पर लिख सकते थे 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 का मान भी कितना होता है? 1 होता है। तो अब हम लिखेंगे आगे 13/125 एक शांत आवर्ती है, या फिर 13/25 इज ए टर्मिनेटिंग। इतना लिखने के बाद में
हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड पॉइंट पूछा गया है वो पूछा गया इसको दशमलव प्रसार में चेंज करना। तो इसको चेंज दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि हमारे पास जैसे क्वेश्चन है 10/3 है, तो इसका मतलब भाषण है 49/100 है, इसको हम दशमलव में कैसे चेंज करेंगे 0.49, मतलब 2 के बाद में हमें क्या लगाना है पॉइंट, तो हमें इसे दशमलव प्रसार में चेंज करना है। तो 13/5 आया हमारे पास फैक्टर। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 की जगह में बनाना है 10, क्योंकि अगर हमारे पास 10 बनेगा यानी 100 बनेगा या 1000 बनेगा, यही हम कह सकते हैं 10 की पावर में बनाना हमें। तो जब हमें 10 की पावर में बनाएंगे तो हम इसको दशमलव प्रसार में आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, 5 को बनाना है 10, तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारे पास 10 आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 5 की पावर 3 है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें भी 2 की पावर 3 बनाना होगा ताकि हमारे पास 5 गुनी 10 की पावर 3 बन सके। तो यहाँ पर हम 2 की पावर 3 नीचे लगा रहे हैं, तो ऊपर भी हमें क्या करना होगा 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 केवल हम नीचे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो 8 बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, ऊपर नीचे लगाना होगा ताकि हमारे पास 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, वही हमारे पास क्या आ जाए मान। इसलिए हम क्या करेंगे, जितना हम नीचे गुणा कर रहे हैं उतना ही हमें ऊपर भी गुणा करना होगा। तो 13 गुणा में 2 की पावर 3 का मान होता है 8/5 गुणा में 2 कितना होगा हमारे पास 10 की पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, तो हमें 3 के बाद में पॉइंट लगाना है। तो लेकिन सबसे पहले हमें करना होगा गुणा, तो 13 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 104 बट्टे में 10 की पावर 3, मतलब हमें 3 के बाद में पॉइंट लगाना है। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, फिर तीसरी संख्या पर लगा दो हम पॉइंट, तो यह हमारा होगा दशमलव प्रसार। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 14588 डिवाइड बाई 625, तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है 625 के करना है फैक्टर। तो हमारे पास जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 5 की पावर 4। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले बताना है कि यह टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो हम लिख देंगे 2 की पावर 0, यह है 2 की पावर m गुणा में 5 की पावर n का रूप है, तो यह एक शांत आवर्ती यानी टर्मिनेटिंग है। अब हमें इसको करना है चेंज, तो हमें क्या करना होगा 2 की पावर 4 को नीचे ही मल्टीप्लाई और 2 की पावर 4 को ऊपर भी करना होगा मल्टीप्लाई। तो 14588 गुणा में 2 की पावर 4 यानी 2 को हमें गुणा करना है 4 बार, तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा 16 और 5 गुनी 10, 10 की पावर 4, तो 4 और 4 8 मत कर देना, पावर यहाँ पर 4 ही पावर आएगी। तो हमें क्या करना होगा 16 को गुणा करना होगा 10,500 कुछ से, तो हमारे पास आएगा 233,408 बट्टे में 10 की पावर 4। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 के बाद में पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4, तो हमारे पास आंसर आएगा 23.3408। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 49/500। तो यहाँ पर हमें क्या करना है 500 के टुकड़े करने हैं, तो 49 के टुकड़े क्या होंगे 7 की पावर 2, या फिर केवल 49 लिख दो। और 500 के जो फैक्टर आएंगे वो हमारे पास आएंगे 100 × 5, और 100 का हो गया हमारे पास 20 × 5, तो 20 के फैक्टर होते हैं हमारे पास 4 × 5, तो 2 की पावर 2 × 5 की पावर 3, तो हमारे पास जो 2 की पावर 2 × 5 की पावर 3 होंगे फैक्टर 500 के। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, लेकिन 5 के ऊपर पावर आ रही 3 और 2 के ऊपर पावर आ रही 2, तो हमारे पास 2 के अंदर पावर कम है। कितनी पावर कम है, 1 पावर कम है। तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 1 नीचे लगाएंगे और 2 की पावर 1 ऊपर लगाएंगे। हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर जो पावर है वो किसी भी हालत में सेम करनी, इक्वल पावर करनी है ताकि हम गुणा कर सके। तो 49 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98, और 2 की पावर 2 यहाँ पर है और 2 की पावर 1 यहाँ पर, तो कितनी होगी 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को जब 5 की पावर 3 से गुणा करेंगे तो 10 की पावर 3, तो हम यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट। 3 के बाद में 8 9 2 संख्या हो गई, अब हम लगा देंगे 0, इसके बाद में हम लगाएंगे पॉइंट। तो हमारी जो 2.4 की जो एक्सरसाइज है वो हो चुकी है कंप्लीट। इसके बाद में हम पहले पढ़ते हैं विविध प्रश्नमाला, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे 2.3 की एक्सरसाइज।